हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की दिल दहला देने वाली कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जब आप ये लीला कथा सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा और गुस्से से भर जाएंगे। आपको अपने तथा सभी के प्यारे लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जब आप ये लीला कथा सुनेंगे तो आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है, हम उनका असली नाम अथवा पता आपको नहीं बता सकते। तो यहाँ पर लीला कथा में नाम है रीता, जिससे मुझे आपको लीला कथा सुनाने में आसानी। रीता का कहना है रीता की शादी के 7 साल हो गए हैं। किस्मत तो बचपन से ही खराब थी, क्योंकि रीता जी की माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। रीता के पिताजी दूसरे शहर में कार्य किया करते थे। रीता जी को उनके चाचा चाची ने पालकर बड़ा किया। रीता का कहना है मुझे मेरे माता पिता से कभी भी प्यार नहीं मिला। रीता के घर में एक लड्डू गोपाल का विग्रह था, जिसकी पूजा सेवा रीता की मम्मी की। रीता की माँ के जाने के बाद मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा ऐसे ही रखी रहा करती थी। चाचा चाची भी जब अलग रहा करते थे तथा खाना भी अलग बनता था, इसलिए पूजा घर भी अलग अलग था। एक दिन रीता को अपनी चाची से बोलती है, मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा है। मम्मी बहुत प्यार से उनकी सेवा किया करती थी। मैं आपके घर लेकर आऊं, क्या आप उनकी सेवा कर सकती हैं? तो चाची का कहना होता है मेरे पास बहुत सारे। रीता इतना ही कहती है तो चाची साफ इनकार कर देती है। रीता की चाची कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती फिरूं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी लड्डू गोपाल की सेवा। रीता को चाची की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। रीता की चाची कहती है अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम कर सकती हो। रीता की उम्र उस समय 13 वर्ष थी। रीता बहुत सोचती है और ये फैसला करती है जितनी भी सेवा हो सकेगी मैं खुद ही करूँगी लड्डू गोपाल की, क्योंकि मेरी माँ बहुत प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा किया। रीता के पिता मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिसके कारण रीता अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाती, इसलिए रीता सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। रीता धीरे धीरे बड़ी होती है, स्कूल के बाद कॉलेज भी कंप्लीट कर लेती है और शादी पक्की हो जाती है। रीता का आगे पढ़ने का मन होता है, पर पापा का ये कहना था अच्छा रिश्ता है, बार बार नहीं मिलता है, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं दहेज देने के लिए और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ये सब सोचकर रीता शादी के लिए हाँ कर देती है। रीता को एक चिंता होने लगती है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? तो रीता सोचती है लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, और रीता अपनी ससुराल में किसी से नहीं पूछती है और ये फैसला कर लेती है कि मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी लड्डू गोपाल। और मन ही मन सोचती है मैं कौन सा गलत कार्य कर रही हूँ, पूजा पाठ ही तो करूँगी, कोई क्यों मना करेगा। रीता की शादी हो जाती है और लड्डू गोपाल भी साथ ले जाती है। नई दुल्हन के हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सब बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। सासू माँ बहुत गुस्से में रीता की तरफ देख रही थी, पर काफी लोग होने के कारण रीता को कुछ भी नहीं कहती हैं। रीता घर के मंदिर में ले जाकर के लड्डू गोपाल को विराजमान करती है। जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं तब सासू माँ बोलती हैं तुमने किससे पूछकर घर में लड्डू गोपाल लेकर आई? सासू माँ रीता को बहुत सुनाती और रीता की सासू माँ दहेज के लिए भी रीता को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। सास बोलती है तुम अकेली थी तो सोचा था अच्छा है दहेज लेकर आएगी काफ़ी सारा, तुम्हारे पापा ने तो कुछ भी नहीं दिया और साथ में लड्डू गोपाल और लेकर के आई हो। इनका हम क्या करेंगे? ये सोने के हैं क्या ये हमें पैसे देंगे? रीता ये सब बात सुनकर बहुत रोती है और मन ही मन सोचती है मेरे कितने सारे सपने थे, सोचा था मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन सासू माँ से मम्मी का प्यार अवश्य मिलेगा। सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर रीता पूरी तरह से टूट जाती है।
शादी होने के बाद रीता के पापा फिर से शहर को मजदूरी करने चले जाते हैं। पहले चाचा चाची के साथ रहती थी, अब फिर से चाचा चाची पर वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये सब बात सुनकर रीता अपने मायके नहीं जाती है। सासू माँ जो भी मर्जी आए उसको बोलती रहती थी, पर रीता कोई भी जवाब नहीं दिया करती थी पलटकर। रीता के हस्बैंड बहुत अच्छे थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। रीता की पति की माँ का ऐसा व्यवहार देखकर कुछ भी नहीं बोलते थे। हस्बैंड का ये कहना था, अगर मम्मी कुछ बोलें तो चुपचाप सुन लिया करो, पर रीता अपने पति की अच्छाई देखकर खुश हो जाती थी और सब कुछ सुनती रहती थी। रीता की शादी के साथ ही ननद की शादी भी हुई थी, तो घर में सास ससुर, ननद, पति और ननद की शादी हो चुकी थी, तो वो अपने ससुराल में रहती थी। और ससुर एक छोटी सी दुकान थी जो घर के बाहर थी, जिसमें बच्चों के खाने पीने की चीज़ें मिला करती थी। और सासू माँ हर रोज़ दहेज के लिए मुझे ताना दिया करती थी। वो हमेशा ताना मारती थी कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया है, जबकि उसके पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया था। जब रीता ये कहती है, मेरे पिताजी ने तो मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ पैसे जमा कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से उनके खाने पीने का सामान इकट्ठा हो पाता है। इतना कहते ही सासू माँ और ससुर और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जब ये सब बात पति को बताती है रीता, तो उसके पति कहते हैं, मम्मी पापा कुछ भी बोलें पर तुम पलटकर जवाब मत देना, उनको कुछ मत बोलना। अब से मैं भी चुप रहूंगी, वो कुछ भी बोलें जवाब नहीं दूंगी। पर धीरे धीरे सासू माँ का अत्याचार बहुत ही बढ़ जाता है और लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं करने देती थी। वो कुछ न कुछ योजना बनाती रहती थी जिससे मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊँ। घर का सारा कार्य बहुत अच्छे से करती हूँ, पर सासू माँ कहती हैं, तुम हमेशा लड्डू गोपाल करती रहती हो, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में पूरा दिन लगाती रहती हो। सासू माँ कहती है, घर का काम कब करोगी? रीता अपनी सासू माँ से कहती है, घर का सारा काम करने के बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जब रीता के पति जॉब से वापस आते हैं तो रीता की सासू माँ कहती है, ये पूरे दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है, कभी भी घर का काम ठीक से नहीं करती है। तो रीता के पति बहुत गुस्सा करते हैं, तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है करो, पर घर के काम छोड़कर नहीं। मम्मी की उम्र अधिक हो गई है, इसलिए घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। रीता अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति को रीता नहीं समझा पाती है और कहती है, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। और सुबह सुबह ससुर जी घर के लिए सब्जी लेने जाते थे, तो एक दिन मैंने ससुर जी से कह दिया कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए थोड़े से फल और मिठाई लेते आना अथवा फूल भी लेते आना। तो ससुर जी साफ मना कर देते हैं। ससुर का कहना था, तुम्हारे पिताजी ने हमें कुछ नहीं दिया, खाली हाथ आई हो तुम, और ऊपर से लड्डू गोपाल लेकर आई हो। तुम्हारे पास इतने पैसे हों तो तुम खुद जाकर ले आओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए फल और मिठाई लेकर आते रहें। यहाँ हमें खाने के लिए फल और मिठाई नहीं है, तुम अपने लड्डू गोपाल को खिलाओ। रीता के ससुर कहते हैं, मैं मूर्ति के लिए फल और मिठाई नहीं लेकर आऊँगा। रीता रोते हुए अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर रोने लगती है और अपने लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना करती है। मैं आपको कभी भी अच्छा भोग नहीं लगा सकती हूँ, मैंने आपकी बचपन से ही सेवा की है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से पाप कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? रीता को घरवाले कितना भी परेशान करते थे, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ती थी। और रीता किचन में जाती थी और गुड़ लेकर आती है, उसी का भोग लगाती है अपने लड्डू गोपाल। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ननद प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वह अपने मायके आ जाती है। और ननद की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। पहले तो सास और ससुर की ही सुननी पड़ती थी, लेकिन अब घर आकर ननद भी ताने मारती। रीता सारा काम खत्म करके जब लड्डू गोपाल की सेवा करने जाती, तभी सासू माँ बोलती, मेरी बेटी का ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, अभी बना कर लाओ। एक दिन काम ज्यादा होने के कारण थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है
और मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ तो सासू माँ आकर कहती हैं, मेरी बेटी का कुछ खाने का मन है, जाओ अभी बना कर लाओ। और रीता कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो अब आप ही बना लीजिए किचन में जाकर। तो सासू माँ बोलती हैं, पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में इधर से उधर भागती रहती हो, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती है। ऐसे ही परेशानियों के साथ दिन बीत रहा था। अब तो हस्बैंड भी सासू माँ की साइड ही बोल रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं पूरा दिन रोती रहती थी, पर जब कोई भी परेशानी होती थी तो मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर रोती थी और उनसे सारा दुखड़ा सुनाती। मैं अब जान चुकी थी ससुराल में मेरे दुख को समझने वाला अब कोई नहीं है। रीता के यहाँ पर एक रिवाज है, लड़की जब 9 महीने की गर्भवती होती है तो उसकी पसंद का सारा पकवान बनाकर खिलाया जाता है। अगले दिन वही रिवाज था और आसपास के लोगों को बुलाया जाता है और ननद की ससुराल से भी बहुत सारे लोग आते हैं और भोजन पहले ननद को खिलाया, फिर उसके बाद सारे मेहमानों को खिलाया जाता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रीता के हस्बैंड को कोई ज़रूरी काम आ जाता है जिसके कारण दूसरे शहर जाना पड़ता है और 2 दिन के बाद घर वापस आना था। रीता मन ही मन सोचती है, इतने सारे पकवान बनने के बाद भी मैंने अपने लड्डू गोपाल को गुड़ का ही भोग लगाया है। मैं मन ही मन बहुत रो रही थी। जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो शाम को पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है और सुबह का भोजन भी खत्म हो गया था। तो सासू माँ बोलती हैं, शाम के लिए पूड़ी और सब्जी बना लो। रीता कहती है, मम्मी सारा घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं और सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको समेट देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी और मुझे खाना बनाने में लेट भी हो सकता है, इसलिए आप पूड़ियाँ निकाल दो, उसके बाद मैं फिर सब्जियाँ बना दूँ। मेरा इतना कहने पर सासू माँ कहती हैं, तुझे तो काम ना करने का बस बहाना चाहिए होता है। चल ठीक है, मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, जल्दी से तू काम खत्म कर ले, उसके बाद तू सब्जी बना देना। मैं पूड़ियाँ तल देती हूँ। साफ सफाई करते करते 7:30 बज जाते हैं और पूजा का भी समय हो जाता है। तो मैं अपने मंदिर में हाथ मुंह धोकर पूजा के लिए और भोग लगाने के लिए अपने मंदिर जाती हूँ और मन में ये ख्याल आता है, सुबह तो इतने सारे पकवान बने थे पर मैं लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाई थी, क्यों ना अब लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँ। मेरी सासू माँ गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हैं, उनसे 2 पूड़ी ले करके भोग लगा देती हूँ, पर सासू माँ से पूड़ियाँ लेने में डर लग रहा था। मैंने अभी तक रसोई से पकवान बनाया काफ़ी बार, पर एक भी बार लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाने दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ सासू माँ देती ही नहीं थी। बहुत प्रयास के बाद हिम्मत जुटाती हूँ और सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी आज कितना शुभ दिन है, कितने सारे मेहमान आए थे और अच्छे अच्छे पकवान बने थे, क्या आप मुझे 2 पूड़ियाँ देंगी? लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। मेरा इतना ही कहना होता है, सासू माँ मुझे बहुत सुनाती हैं और कहती हैं, तुम तो घर का काम करने लगी थी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे लड्डू गोपाल की नौकर नहीं हूँ। मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं और हमारे घर में देवी देवता की पूजा होती है, वो हमने कर ली है। रीता कहती है, आप मुझे जो भी बोलना चाहो बोल सकती हो, लेकिन मुझे मेरे लड्डू गोपाल के लिए 2 पूड़ियाँ दे दो। पर वह लड्डू गोपाल को बुरा भला कहने लगती है और रीता ये सब अपने लड्डू गोपाल के बारे में नहीं सुन पाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, जो भी आपने मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इतना कहते ही सासू माँ आग बबूला हो जाती है और मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी घटना घटती है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बहुत रोती हूँ और सासू माँ गुस्से में जो गर्म तेल होता है कढ़ाई में, उसे मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर फेंक देती हैं। 2 पूड़ियाँ उनके मुंह पर फेंक कर देती हैं। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। मेरे प्राणों से भी प्यारे लड्डू गोपाल के शरीर पर गर्म तेल के छींटे लगे थे और रीता चिल्लाती है, लड्डू गोपाल के पास जाती है, अपनी गोद में उठाती है
और अपनी साड़ी के पल्लू से उसके शरीर को पोंछती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे लड्डू गोपाल जल गए थे। जल्दी से एक लोटे में और एक बर्तन में उनको बिठाती है। एक लोटा जल लेकर के आती है और जल्दी से उनको ऊपर जल डालती है। और मैं सासू माँ से कहती हूँ, ये आपने क्या किया? ये आपने बहुत गलत किया है। मैं अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर लगातार रोती रहती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल के शरीर पर छाले पड़ गए थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और मैं ठंडे पानी में चंदन मिलाकर लड्डू गोपाल के शरीर पर लगाती हूँ। सासू माँ और ननद ये सब देखकर बहुत हंसती हैं। रात को जब पति घर पर आते हैं तो सारा किस्सा उनको बताती हूँ। पति को भी बहुत दुख हो रहा था। वो मुझसे ही बोलते हैं, वो मेरी माँ है, कैसे उन्हें कुछ बोल सकता। और मुझे चुप कराते हुए कहते हैं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने लगातार 1 हफ्ते तक चंदन का लेप लगाया। रीता जी को ये विश्वास था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती रही। अगर कभी मैंने आपकी दिल से सेवा की है अथवा भक्ति की है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है, आप अपने होने का साक्षात्कार कराइएगा। मेरी सासू माँ के मन में कभी भी श्रद्धा भक्ति नहीं थी और मेरी सासू माँ को 1 साल बाद चिकन पॉक्स हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, पर ये तो विधि का विधान है। जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मेरे ससुर और ननद बिल्कुल बदल गए हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब भी मेरे ससुर बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते हैं। और लड्डू गोपाल की कृपा से 1 महीने पहले ही रीता के घर में रीता के बेटा का जन्म होता है। अब रीता बहुत आराम से लड्डू गोपाल की सेवा करती है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहती है। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। रीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की। आज की लीला कथा सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो हमारे लड्डू गोपाल को इतना कष्ट दे सकता है। भगवान से ऐसे लोगों के लिए यही प्रार्थना है, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, लड्डू गोपाल को बहुत ही सोच समझकर अपने घर लेकर के आएं। किसी की देखा देखी सेवा ना करें। तो यही बस आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये लीला कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।